हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक। आप लोगों का जैसा कि पता ही है, पीएचडी एंट्रेंस जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट था पीएचडी का एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया गया था, उसका रिजल्ट जो है अब डिक्लेयर हो चुका है। कल रिजल्ट्स लगभग सभी ने देख लिया होगा, और कुछ लोगों ने अगर नहीं देखा है तो वो आप देख लीजिए। आपका रिजल्ट आप एक प्रकार से कह सकते हैं स्कोर कार्ड एनटीए की वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप जाकर एनटीए समर्थ पोर्टल पर, एनटीए पीएचडी समर्थ पोर्टल पर जाकर आप लॉग इन करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं, एप्लीकेशन एंड पासवर्ड यूज करके। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको क्या बताएंगे कि अब आगे का प्रोसीजर क्या होता है, और ये सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से ही पहले से उसमें अवेलेबल है, हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अब आगे क्या रोल है, एनटीए का रोल है कि यूनिवर्सिटी का रोल है, क्या प्रोसीजर है। एंड बहुत सारे लोगों ने अपना अपना स्कोर बताया हुआ है। पिछली कल वीडियो जो अपलोड हुई थी उसमें, एंड टेलीग्राम चैनल पर भी सबने अपना अपना स्कोर बताया था। तो उसके अकॉर्डिंग आपको हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताने की कोशिश करेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितनी मेरिट बन सकती है इन चारों यूनिवर्सिटी में। तो फर्स्ट कट ऑफ आने में कितना समय लगेगा, ये भी हम आपको बताएंगे कि कितने समय में ये कट ऑफ यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर सकती हैं। क्योंकि आज तो संडे है, आज तो आने का कोई चांस ही नहीं है। कल, परसों, नरसों या एक हफ्ता कब तक आ सकता है, इसके बारे में बताएंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में जो कि बुलेटिन की कुछ खास बातें थी, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दी गई थी, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। रोल ऑफ एनटीए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कुछ हम आपको बताएंगे जिससे काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। द रोल ऑफ एनटीए इज कन्फाइंड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स, कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, डिक्लेयरिंग एंड पोस्टिंग ऑफ आंसर की, इनवाइटिंग चैलेंजेस, फाइनलाइजिंग आंसर की, प्रिपेयरिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एंड पोस्टिंग द स्कोर कार्ड। मेरिट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि यहाँ तक का रोल एनटीए का है। उसके बाद जो मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन होगा, वो जो भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी है, डीयू, जीएनयू, बीएचयू, बीबीयू या जो भी ऑर्गेनाइजेशन आप कर सकते हैं, ये करेंगे। यूनिवर्सिटी में कंडक्ट दियर इंडिविजुअल काउंसलिंग बेस्ड ऑन द स्कोर कार्ड। जो आपने स्कोर अपना देखा है, इसी स्कोर के अकॉर्डिंग आपका ये इंडिविजुअल काउंसलिंग होगा, यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेंगी ऑफ पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट फॉर डीयू, जीएनयू, बीएचयू, बीबीएयू 2023 प्रोवाइडेड बाय एनटीए। ठीक है, और इसके नीचे ये इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई है। इन दिस कॉन्टेस्ट एनी लेटर्स, ईमेल, ग्रीवेंसेज, क्वेरीज and RTI application, court cases pertaining to admission related matters, procedure does not come under NTA. ठीक है, therefore the same may be addressed to the concerned universities. ठीक है, तो एनटीए का सिर्फ ये दो लाइन में जो बताया गया है, यही इतना रोल है, और उसके बाद इसका कोई भी रोल नहीं है। तो अब आगे की कुछ लाइनें और देखते हैं। चैप्टर नंबर 11 जो है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, आप देखिएगा। पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट फॉर डीयू, जीएनयू एंड बीबीएयू 2023 एनटी स्कोर फॉर एडमिशन इन पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या बहुत ही जरूरी चीज़ें हैं, आप इसे समझेंगे। क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे थे कि जो ये एनटीए का स्कोर है, अगर इसका हमें कोई रिजल्ट सर्टिफिकेट कुछ मिल जाता, तो क्योंकि अदर जो आईआईटीज़ यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो इस नेशनल लेवल एग्जामिनेशन के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन भी दे सकती हैं। ठीक है, तो अदर यूनिवर्सिटी में भी इसका प्रॉफिट होगा, ये ऐसा कुछ लोगों ने कहा था। ठीक है, तो वो लोग कह रहे थे कि क्या इसका आगे कितने साल तक ये वैलिड रहेगा, इन सब के बारे में तो इसी में लिखा गया है। ठीक है, ये जो 11.1 है, इसमें डी यू, बीएचयू एंड बीबीयू का जो ये स्कोर है उसके बारे में। पहला पॉइंट, द एनटीए स्कोर ऑफ पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट फॉर डीयू, जीएनयू, बीएचयू एंड बीबीयू 2023 वुड बी वैलिड फॉर द एडमिशन टू द एकेडमिक ईयर 2023-24 ओनली। ठीक है, तो ये सिर्फ इसी सेशन के लिए है। इसके बाद अगले सेशन में ये फिर होगा। ठीक है, ये एक ही साल का, इसी साल का वैलिड है। और अगर अदर यूनिवर्सिटी इसको वैलिड रखेंगी तो वो भी सिर्फ इसी सेशन के लिए रखेंगी, अगले सेशन के लिए तो रखेंगी नहीं कि आप 2024-25 में भी अदर यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपको इस स्कोर कार्ड के थ्रू बेनिफिट मिलेगा। जब डीयू, जीएनयू इन चार यूनिवर्सिटी में मिल ही नहीं रहा है अगले साल, तो अदर में तो कोई मिलने का चांस नहीं बनता है। अब बी पॉइंट देखिए, स्कोर एंड कैंडिडेट्स डाटा वुड बी शेयर्ड विद द यूनिवर्सिटीज वेयर ही सी हैज़ अप्लाइड फॉर। जब आपने अप्लाई किया होगा तो यूनिवर्सिटीज़ को भी चूज किया होगा कि किस यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका स्कोर जिन यूनिवर्सिटी को आपने चूज किया था उनके साथ शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब सी पॉइंट है, ईच यूनिवर्सिटी विल ड्रॉ द मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन द स्कोर प्रोवाइडेड बाय एनटीए। ठीक है, ये सारी यूनिवर्सिटी जो हैं, अब ये अपनी अपनी मेरिट लिस्ट जारी करेंगी इसी स्कोर के बेस पर जो एनटीए प्रोवाइड कर रहा है उन्हें। ठीक है, आपने भी अपना स्कोर देख लिया, यूनिवर्सिटी को भी स्कोर ये शेयर कर दिया गया है। अब यूनिवर्सिटी को थोड़ा समय मिलना चाहिए, संडे आ गया बीच में, तो 2-3 दिन, 4 दिन या 10 दिन का भी समय कोई कोई यूनिवर्सिटी जैसे लूज काम कर रही हैं, तो इन लोगों को समय लगेगा। ये इवैल्यूएशन करेंगे, फिर उसके लिए मेरिट लिस्ट बनाएँगे, उसको पब्लिश करेंगे, इस पर काम होता है, इसमें थोड़ा-सा समय लगता है। ये तुरंत 1-2 घंटे या 24 घंटे, 48 घंटे में होना इम्पॉसिबल है। तो हज़ारों की संख्या में कैंडिडेट्स क्वालीफाई किए हैं और इनका कैलकुलेशन करना थोड़े से समय में इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये इवैल्यूएशन होगा, फिर आपका ये पब्लिश होगा मेरिट यूनिवर्सिटी के द्वारा। अब उसके बाद रीवैल्यूएशन के बारे में कुछ यहाँ पर बताया गया नीचे, री इवैल्यूएशन, रीचेकिंग ऑफ द रिजल्ट।
यहाँ पर एक बार रिजल्ट निकल गया फिर ये आपको किसी भी प्रकार का ग्रीवेंस नहीं प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड फर्दर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। सी पॉइंट में है देयर शैल बी नो रिवेलुएशन रीचेकिंग ऑफ द रिजल्ट, ठीक है। नो करिस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड शैल बी इंटरटेन। डी पॉइंट में है द कैंडिडेट आर टू डाउनलोड दियर स्कोर कार्ड फॉर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट फ्रॉम द वेबसाइट, तो आपने यहीं से आप कल भी डाउनलोड किए हैं, जो ना किए हो कर लें। ई पॉइंट में है नो स्कोर कार्ड विल बी डिस्पैच्ड इंडिविजुअली विद टू द कैंडिडेट्स, ये आपको ईमेल वगैरह के माध्यम से किसी भी प्रकार से डिस्पैच नहीं किया जाएगा, ना आपको भेजा जाएगा, ठीक है। ना आपको ईमेल पे मिलेगा, ना ये डिस्पैच किया जाएगा, इतना आप समझ लीजिए। आपको डाउनलोड करना है स्कोर कार्ड। अब आगे 11.3 पैरा भी देख लेते हैं। मेयरली अपीयरिंग पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट डज नॉट गिव एनी राइट टू द कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू द डिजायरस यूनिवर्सिटीज। ये इसमें कहा जा रहा है कि अगर आप इस एंट्रेंस टेस्ट को दे लेते हैं तो ये एंट्रेंस टेस्ट देने से आपको ये राइट नहीं बन जाता है, आपका ये अधिकार नहीं हो जाता, तो कि आपको इन डिजायरिंग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल ही जाएगा, ठीक है। ये बी पॉइंट में है द सिलेक्शन एंड एडमिशन इज सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रैंक इन मेरिट लिस्ट, ठीक है। medical fitness verification of original documents and such other criteria as may be prescribed by the university the candidate is applying for, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी जो पूरा अब आगे का प्रोसीजर होगा, चेक करेगी आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी एलिजिबिलिटीज़ और आपके रैंक, आपका सारा वेरिफिकेशन, इंटरव्यू वगैरह वगैरह, इसके बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। अभी सिर्फ आपने एक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया है। तीसरा पॉइंट सी है एडमिशन आर टू बी डन एट द लेवल ऑफ सेंट्रल एंड पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज फॉर दियर रिस्पेक्टिव प्रोग्राम आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ result by NTA. The respective universities will declare the counseling admission schedule and merit list based on the PhD entrance test score and any other criteria of the respective university. इसमें कहा जा रहा है कि रिजल्ट के बाद रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ मेरिट लिस्ट या फिर अपने हिसाब से वो कोई भी प्रोसीजर से आपका एक कट ऑफ भी हो सकता है डिक्लेयर करेंगी, फिर उसके बाद काउंसलिंग और एडमिशन शेड्यूल वो डिसाइड करेंगी, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। फॉर ऑल एडमिशन रिलेटेड प्रोसीजर क्वेरीज द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिफर द वेबसाइट ऑफ अप्लाइड यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। और जिसमें डी पॉइंट में फिर क्लियरली लिखा गया एनटीए हैज़ नो रोल इन द सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रांसफर, कैंसिलेशन, कन्वर्जन ऑफ सीट्स एंड एडमिशन ऑफ पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट एंड रिफंड ऑफ फीस पेड टू काउंसलिंग अथॉरिटीज़, ठीक है। और फिर वही चीज़ डिटेल्स। तो ये सब चीज़ों से आपको हमने ये बताया कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि अब आगे का क्या रोल है, ठीक है, आगे कैसे क्या होगा, क्योंकि पहली बार हो रहा है तो बहुत सारी कन्फ्यूज़न है कि कैसे कट ऑफ आएगा, कैसे स्कोर। कुछ लोग तो ये पूछ रहे थे कि हमें स्कोर कार्ड का सर्टिफिकेट मिलेगा क्या, क्योंकि ये नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो ये आपको इन सब चीज़ों से क्लियर हो गया होगा, ये सब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में पहले से दिया है। अब अगर हम बात करें इस स्कोर कार्ड की, तो देखिए जो स्कोर कार्ड आप लोगों को मिला है, इसमें जो टोटल मार्क्स एग्ज़ाम में था वो 400 मार्क्स था, ठीक है। 400 मार्क टोटल था। एक क्वेश्चन जो थे, वन क्वेश्चन जो था वो 4 मार्क्स का था, ठीक है। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन था और 50 क्वेश्चन थे आपके रिसर्च मेथडोलॉजी से और प्लस 50 क्वेश्चन आपके थे सब्जेक्ट के, ठीक है। तो बात हो गई कि यहाँ पर भी 200 मार्क्स, ठीक है, और यहाँ पर भी 200 मार्क्स, तो इस तरह से ये था। अब इसमें से अगर एक प्रकार से देखा जाए क्वालिफाइंग मार्क्स, तो पूरे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कहीं ये नहीं लिखा गया है कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेगा। जो पीएचडी का एंट्रेंस और यूनिवर्सिटीज़ में होता था, उसमें ये होता था कि जैसे मान लीजिए 100 मार्क्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो उसमें 50 मार्क्स यानी कि 50% क्वालिफाइंग मार्क्स होता था, ठीक है। अगर हम ऐसे कहें तो यहाँ पर भी अगर वो रूल लागू हो, क्योंकि कहीं लिखा नहीं गया है, लेकिन अगर ऐसा हो है तो 50% यहाँ पर क्वालिफाइंग, ठीक है। 50% किसके लिए? जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले हैं, यानी कि जनरल कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए, और रिजर्व कैटेगरी का तो 45% होता है, ठीक है। तो यानी कि 400 में अगर आप 200 मार्क्स अनरिजर्व्ड वाले पाए हैं तो वो क्वालिफाई हैं, और अगर 180 मार्क्स पाया है कोई रिजर्व कैटेगरी का, यानी कि जैसे एससी, एसटी, ओबीसी का, तो वो 180 में क्वालिफाई है, ठीक है। अब हम आपको इसको क्लियर दिखाते हैं। जैसे कि 400 मार्क्स है, इसमें से आपने 200 गेन किया अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले हैं, तो यानी कि 50% आपने स्कोर किया, और अगर आप 180 स्कोर किए, आप रिजर्व कैटेगरी के हैं, तो आपने 45 स्कोर किया, ठीक है। इस तरह से ये तो कहीं लिखा नहीं गया कि 50% स्कोर क्वालिफाइंग है, क्योंकि मेरिट लिस्ट कट ऑफ बनेगी। नंबर्स इतने हाई गए नहीं हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स तो 160 के ऊपर हैं, मैक्सिमम लोग 200 के इर्द-गिर्द हैं, ठीक है। 60% लोग 200 के इर्द-गिर्द हैं। और ये हम कैसे बता रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपना स्कोर शेयर किया है। अगर उस तरह से एनालाइज़ किया जाए तो 260, 280 बहुत कम लोग बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 50% हमने बताया, ये तो एक ओवरव्यू था। अब कट ऑफ वाली बात जो है,
तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस की अगर हम बात करें तो 180 प्लस ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा लोग 180 प्लस हैं, और इनकी जो संख्या है वो जाती है 300 प्लस भी। ठीक है, यानी कि 180 नंबर से लेकर 300 से भी ज़्यादा नंबर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में स्टूडेंट्स ने गेन किया है। ठीक है, और इनकी संख्या जो है वो लगभग 50% से प्लस है। ठीक है, तो अगर कट ऑफ बनेगी तो जाहिर सी बात है कि 240 या 250 इस तरह से बन सकती है। ठीक है, तो इसमें कट ऑफ हाई रहेगी। ये कट ऑफ मैं जो एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ ये लोअर बता रहा हूँ, ये मिनिमम हम बता रहे हैं। अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो ये कट ऑफ आपका 200 280 प्लस हो सकता है इसके लिए। ठीक है, और मिनिमम की बात किया जाए तो 240 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें साइंस के सब्जेक्ट्स की तो साइंस के सब्जेक्ट्स में ये नहीं है। साइंस में तो बहुत कम 160 से लेकर 260 अगर कहें। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग इसी में, हम मैक्सिमम संख्या की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब भी कट ऑफ बनती है तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन एमंग दीज नंबर्स, ठीक है, इसके बीच में कितने मैक्सिमम क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग कट ऑफ बनता है। अगर 200 से प्लस ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं तो कट ऑफ भी जाहिर सी बात है कि 200 के प्लस रहेगी। और अगर मान लीजिए 200 से प्लस 10% लोग हैं, बाकी 200 से नीचे हैं, तो कट ऑफ जाहिर सी बात है कि 190 या फिर 200 के पास ही रहेगी। तो नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स से डिपेंड होता है। तो ज़्यादातर जिन्होंने मैसेज किया है हम आपको दिखा देते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं 236 इन्होंने बताया सोशियोलॉजी का, 192 स्कोर कॉमर्स में, फिजिक्स में 280, उसी तरह से 212 हिंदी। तो मैक्सिमम लोगों ने 200 के आसपास ही स्कोर किया है, देख सकते हैं। फिजिक्स में 248 इन्होंने, अर्पिता शाह ने गेन किया, 206 इकोनॉमिक्स। तो मैक्सिमम लोग 200 से 250 के बीच में हैं। कुछ ही लोग हैं जो 300 के पास हैं या 300 के एबव हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया, इन लोगों ने बताया जिसके अकॉर्डिंग इनके स्कोर्स को देख के, पढ़ के, एनालाइज करके अगर देखा जाए तो ज़्यादा नंबर एबव नहीं गया है। ठीक है, कुछ लोग हैं जो 300 के पास हैं, नहीं तो 60% स्कोरिंग मार्क्स लगभग लोग हैं। और अगर हम टेलीग्राम की बात करें तो टेलीग्राम पर भी आप देख सकते हो किस तरह से लोगों ने कमेंट्स किया है। 264 इन्होंने, और बॉटनी, जूलॉजी, साइंस में ज़्यादा स्कोर नहीं हो गया है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें कि किस तरह से आपका कट ऑफ हो सकता है, तो जहाँ तक साइंस की बात है, साइंस में क्योंकि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो हैं वो 200 के आसपास हैं, तो यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ है वो 180 से 250 तक हो सकती है। ठीक है, 180, आप 180 से नीचे अगर मान रहे हैं तो ये रिजर्व कैटेगरी का मान लीजिए। ठीक है, रिजर्व कैटेगरी का 180 से नीचे, ये हम जो बता रहे हैं ये अनरिजर्व कैटेगरी का। ठीक है, इनका 180 से 250 तक जा सकता है, मैक्सिमम 250 तक या उससे थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है। ये साइंस का हो गया। अगर ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस की बात करें, क्योंकि इसमें ज़्यादा ज़्यादा स्कोर किए हैं बच्चे, नंबर्स ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, किसमें, किस स्कोर में, तो 200 के एबव जो है वो ज़्यादा क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं। तो इनका स्कोर जो है वो 280 भी जा सकता है। ठीक है, 280 तक जा सकता है, किसके लिए, अनरिजर्व की कट ऑफ 280 से प्लस हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 230 या 240 तक रहेगी। ठीक है, और बाकी अदर जैसे लॉ की बात करें तो इसमें ज़्यादा स्कोरिंग हुई है लेकिन कैंडिडेट्स कम होते हैं, तो इसमें जो है 200 के आसपास ही रहेगी। बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाने वाली, आप लोग इतना चिंता मत कीजिएगा। ज़्यादा स्कोरिंग नहीं हुई है, जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स तो क्वालिफाई किए हैं। अब आप अदर सब्जेक्ट का भी जोड़ लीजिए, हमने तो इतना ही बताया डिपार्टमेंट्स, और अदर सब्जेक्ट भी अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो नंबर्स ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, अगर हम परसेंटेज के वे में देखें तो 40 से 55% के बीच में जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, इनकी संख्या जो है वो लगभग लगभग 50% है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो 55% से लेकर 75% के बच्चे हैं, इनकी संख्या लगभग लगभग आप समझ लीजिए 40% है। और इसके बाद इसके अबव में आप 10% रख लीजिए, तो आप अपनी मेरिट समझ लीजिएगा। और ये जो है हम कोई वेरीफाइड नहीं बता रहे हैं, कोई बहुत ही अथेंटिक भी आप मत मानिएगा, ये एक्सपेक्टेड है। जैसे जैसे कमेंट प्राप्त हुए हैं, लोगों ने कॉल भी किया था, मैसेज भी किया था, उससे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये थी डिटेल, उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा। आप इन सब चीज़ों से समझ सकते हैं कि किस तरह से आपका यहाँ पर मेरिट्स बनेगी। अब अगर कब तक आ सकता है, तो आप एक हफ्ता, 1 वीक देख लीजिए।
1 वीक में ये मेरिट्स किसी न किसी यूनिवर्सिटी का जारी हो जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटी में ये 15 डेज़ भी जा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि प्रिपरेशन करने में मेरिट्स की प्रिपरेशन, इस कोर्स का इवैल्यूएशन होगा, इसमें समय लगता है, यूनिवर्सिटी में और भी काम रहते हैं। तो ये मेबी हमें जहाँ तक लगता है कि 1 वीक में भी होना थोड़ा-सा इम्पॉसिबल है। तो 10 से 15 दिन लग जाएगा, इतना समय लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो देखते हैं, आज तो संडे था, अभी कुछ आया नहीं है, नोटिस धीरे-धीरे आ जाएँगी और ये जो आपके कट ऑफ आएँगे, मेरिट आएँगी, हो सकता है वो एक पहले फर्स्ट फेज़ में आए, फिर हो सकता है सेकंड फेज़ में आए, क्योंकि बची हुई सीटें अगर वो भरना चाहेंगे, तो ये फर्स्ट कट ऑफ, सेकंड कट ऑफ इस तरह से करके निकालेंगे, ठीक है? तो देखते हैं क्या होता है, जो भी डिटेल्स है वो चैनल पर आपको मिलती रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।